हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो संविधान के विदेशी स्रोत हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उन संविधानों में जो सबसे अच्छी चीज़ मिली उसको भारतीय संविधान में लिया गया। इसलिए भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगर आप देखें तो भारत पे ब्रिटेन का अधिकार था, इसलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का भारत की शासन व्यवस्था पे अमूलचूल प्रभाव है। क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटेन द्वारा लाया गया था भारत में शासन करने के लिए, भारतीय संविधान में सबसे अधिक उसी का रोल है। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय संविधान पे किस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव रहा, तो भारतीय संविधान पे 1935 के अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव रहा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है जिससे भारत की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, संसदीय व्यवस्था। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो संसदीय व्यवस्था है जिसके 2 सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। तो यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, ठीक है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता मतलब देश में एक ही नागरिकता होगी। इससे पहले भारत में जब जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तब जम्मू कश्मीर राज्य में ही केवल दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। वर्तमान में भारत में एकल नागरिकता है, मतलब राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी, देश की ही नागरिकता होगी। अब विधि का शासन, आर्टिकल 14 विधि के शासन की बात करता है। विधि का शासन का मतलब होता है कानून का शासन। इसका मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों पे समान रूप से कानून लागू होंगे। कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 में स्पष्ट होता है। राष्ट्रपति की स्थिति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटेन के जो राजा रानी होते हैं उनके समकक्ष होता है। हालांकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो सर्वोच्च पद होता है राजा रानी का, वो वंशानुगत होता है। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है लेकिन उसके साथ साथ गणतंत्र है, और ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन उसके साथ साथ राजतंत्र है। तो जो ब्रिटेन के राजा रानी की स्थिति होती है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति भी वही होती है। चलिए अब बात सामूहिक उत्तरदायित्व की करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। तो सरकार तब तक काम करती रहेगी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसी को सामुदायिक उत्तरदायित्व का नियम कहते हैं। ये आर्टिकल 75(3) में संविधान में वर्णित है। ओके, अब बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। इसमें इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका अधिकारों की बात करता है। जिस किसी भी देश में नागरिक अधिकारों का हनन होता है, अमेरिका वहाँ आवाज़ उठाता है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उनका उल्लेख है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन के लोगों को मिले थे, लेकिन भारत ने अपने संविधान में जिन मौलिक अधिकारों को शामिल किया है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। उसकी अगली कड़ी में है उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और भारत में उच्च सदन राज्यसभा होता है। उपराष्ट्रपति अमेरिका में सीनेट का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से भारत में भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात जो पद पे होगा वही सभापति होगा। प्रस्तावना का विचार, देखिए इसमें स्टूडेंटों के मन में थोड़ा दुविधा होती है कि प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा 2 अलग अलग कंसेप्ट है। प्रस्तावना का विचार जो है वो हमारे देश में वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसे हमारी प्रस्तावना जब शुरू होती है तो हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना शामिल की जाए या ना की जाए, विचार
यह विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, फिर देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि भारत में संविधान का रक्षक न्यायपालिका को कहा गया है। न्यायपालिका संविधान का रक्षक है। अगर सरकार कोई ऐसे न्याय बनाती है, ऐसा कानून बनाती है जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार भारत में न्यायपालिका को दिया गया है। अगर वो कानून विधि सम्मत नहीं है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। महाभियोग। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, भारत के सारे कामकाज उसी के नाम पे किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति स्वविवेक से बहुत ही कम काम करता है, सारे काम उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पे करने होते हैं। लेकिन फिर भी कभी भारत का राष्ट्रपति अगर तानाशाह हो जाए या वो संविधान का अतिक्रमण करे या उल्लंघन करे, तो उसे हटाने का भी प्रावधान है। आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बताता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में जनहित याचिका का प्रणेता या कह सकते हैं स्टार्टिंग करने वाला पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती को कहा जाता है। इसका यह मतलब होता है जनहित याचिका का कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मामलों में स्वयं पीड़ित ना होकर भी किसी और की तरफ से भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, अनपढ़ है, शैक्षिक रूप से उसके पास न्यायालय में जाने की रिसोर्सेज नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति लोक महत्व के मामले में न्यायालय जा सकता है। अब बात हम कनाडा की करते हैं। कनाडा के संविधान से भारत में संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि उसमें केंद्र और राज्यों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं, कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, हर स्तर पे शक्ति को बांटा गया है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, राज्यों को अधिकार होना, केंद्र को अधिकार होना, इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। हालांकि भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः संघात्मक नहीं है, ना पूर्णतः ही एकात्मक है। भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। राज्यपाल की नियुक्ति। भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो यह जो व्यवस्था है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूचियों में शक्तियों का विभाजन है, अर्थात उन विषयों का उल्लेख है जिनसे संबंधित नियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार बना सकती है। इसमें मुख्यतः 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित विषय पर नियम केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषय पर संबंधित नियम राज्य सरकार बनाती है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो दोनों के महत्व के होते हैं, उस पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो दोनों को है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बनाए गए नियम में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने देखा कि अगर भविष्य में कोई ऐसा विषय आता है जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह विषय अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। इसलिए अवशिष्ट सूची पे नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। यह अवधारणा हमने कनाडा के संविधान से ली है। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना आर्टिकल 143 के तहत संविधान में वर्णित है। अगर राष्ट्रपति को विधि सम्मत किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है तो ले सकता है। इसमें लेकिन ये भी प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज ली गई है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व उन विचारों का उल्लेख करता है जो कोई भी राज्य सरकार अपने कानून बनाते समय उनको ध्यान में रखेगी। अर्थात कानून निर्माण के समय राज्यों को किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लिखित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है
वो वंशानुगत नहीं होता है, उसे विधिवत जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो उसको चुनने के लिए जिस निर्वाचक मंडल की चुनाव करने वाले दल का जो गठन किया जाएगा, उस गठन का प्रारूप क्या होगा, उसमें कौन कौन शामिल होगा, इसका उल्लेख या इसका जो विचार है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको जैसा पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इन सभी से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जो कि एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यह मनोनयन इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे विद्वान लोग राज्यसभा में आएं और अपने विचार रखें, जिससे कानून निर्माण के समय उन विचारों को लिया जा सके और एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में उसका उल्लेख है। भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। चूँकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और समय के साथ साथ परिस्थितियों में अंतर आता रहता है, उस हिसाब से संविधान को भी ढाला जा सके, इसलिए उसमें संविधान संशोधन का प्रावधान जोड़ा गया। भारतीय संविधान हमेशा नित्य नूतन नया बना रहे, इसके लिए संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इस व्यवस्था को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची जैसा कि बताया गया है कि संविधान में अनुसूची 7 में 3 प्रकार के विषयों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उससे संबंधित जो विषय है दोनों बना सकते हैं। लेकिन यह विदित रहे कि केंद्र द्वारा बनाया गया नियम और राज्य द्वारा बनाया गया नियम अगर अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो केंद्र द्वारा बनाया गया नियम ही लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका को प्रस्तुत किया। उद्देशिका का यह मतलब था कि आखिर हम क्यों संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, हमारे आदर्श क्या होने चाहिए और संविधान से हमारी अपेक्षा क्या होनी चाहिए। बाद में वही उद्देशिका जो है भारत की प्रस्तावना बनी। इसलिए भारत की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन वही जो भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें केंद्र राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से विषयों का उल्लेख है, उसी को शक्तियों का विभाजन कहते हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस व्यवस्था को उल्लिखित किया गया है। यदि आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा और आर्टिकल 359 कहता है कि जो बाकी जो मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के साथ क्या किया जाएगा, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है। जब मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे, चूँकि यह मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, लेकिन जब इन्हें शामिल किया गया था तब इनकी संख्या 10 थी। ठीक है। भारत की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब समाज में सबको समान अधिकार मिलेंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे और
पैसे का संकेंद्रण नहीं होगा, पैसे का जो उत्पादन है, उनके जो रिसोर्सेस हैं वो सब पे समान रूप से बांटे जाएंगे। यह व्यवस्था भी रूस के संविधान से ली गई है। लेकिन जिस समय मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, उस समय जो रूस था उसको पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। इसलिए अगर ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ या USSR भी आए तो भी वो आंसर सही होता है। फ्रांस, देखिए फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। गणतंत्र का अगर एक लाइन में कहा जाए कि क्या सही अर्थ हो सकता है, कि वह व्यवस्था जिसमें किसी देश का सबसे बड़ा पद जनता के द्वारा चुना गया हो, चाहे वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद होता है, तो वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो वह पद जो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, ऐसी व्यवस्था को हम लोग गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। भारत में लोकतंत्र प्लस गणतंत्र दोनों एक साथ हैं, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि उनका जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत होता है। इसके साथ साथ फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द लिए। भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है। स्वतंत्रता, यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुता, तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की बात की गई है। फिर लास्ट जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 को लिया गया है। यह अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से यूं ही वंचित नहीं किया जाएगा। उसको वंचित करने के लिए एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा। और यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तर्कसंगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं, उनका उल्लेख इस क्लास में किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये की गई है कि जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी इसमें शामिल की जाए। भारतीय संविधान इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें सारे देश के संविधानों से अच्छी चीज़ों को शामिल किया गया है। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अब धीरे धीरे जो टॉपिक संविधान के, पर्यावरण के, भूगोल के जो टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे, उसके वीडियो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू प्राप्त होते रहेंगे।